मुंबई के डोंबिवली शहर में एक गुजराती परिवार रहता था। उस गुजराती परिवार में 4 सदस्य थे। पति, पत्नी और 2 बच्चे। उसके कुछ दिनों के बाद पत्नी अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करने की कोशिश करती है। चलिए जानते हैं कि क्या है पूरी सत्य घटना। अगर आपने अब तक हमारे चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सत्य घटना की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। साथ ही में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। चलिए जानते हैं क्या है वो पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। ये घटना जो है ये डोंबिवली शहर की है। डोंबिवली शहर में एक गुजराती परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे, 2 बच्चे और पति और पत्नी। पति का नाम आदित्य था और पत्नी का नाम जो था वो कविता था। कविता की उम्र करीब 30 साल थी और आदित्य ने कुछ दिन पहले ही डोंबिवली में एक किराना दुकान चालू की थी। और आदित्य का स्वभाव काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसके दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती थी। और जब भी वो मार्केट में कलेक्शन के लिए जाता था तो दुकान की जिम्मेदारी अपनी पत्नी कविता को देके जाता था। और कविता भी दुकान की जिम्मेदारी अच्छे से कर लेती थी। उनका सब कुछ सही चल रहा था। कुछ दिनों के बाद उसकी दुकान के बाजू में एक कंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है। और वो जब कंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है तो उसकी दुकान में काफ़ी मजदूर और काफ़ी ठेकेदार भी आते हैं। उसी में एक कमलेश शिंदे नाम का ठेकेदार था। और कमलेश शिंदे जो था वो एक महाराष्ट्रन था और उसे सिगरेट पीने की आदत थी। इसके लिए वो बार बार दुकान पे सिगरेट लेने के लिए आता था। लेकिन एक दिन जब आदित्य मार्केट जाता है और दुकान की जिम्मेदारी कविता देखती है, तो जब कमलेश दुकान पर पहुंचता है और कविता को देखता है तो पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। और वो मन ही मन बोलता है कि किसी न किसी तरीके से मुझे कविता को पाना है। इसलिए वो मन में कमलेश सोचता है कि मुझे इसके लिए सबसे पहले तो आदित्य से मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए जब भी आदित्य दुकान पर रहता था तो कमलेश जरूर आता था। और कमलेश आदित्य को बोलता था कि मेरा यहाँ पे बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। अगर तुम्हें कोई भी सताए या कोई भी परेशान करे तो मुझे सिर्फ एक बार बताना, मैं उसका कार्यक्रम कर दूंगा। तो आदित्य को भी लगता है चलो मैं यहाँ गुजरात से यहाँ आया हूँ, मेरा यहाँ ज़्यादा जान पहचान नहीं है। अगर ऐसा कोई दोस्त रहे साथ में तो मुझे किसी से डरने का जरूरत नहीं। इसके लिए आदित्य भी उससे मेलजोल बढ़ाता है और उनकी दोस्ती आगे बढ़ जाती है। जब कविता दुकान पे रहती है और आदित्य भी दुकान पे रहता है तो तब कमलेश दुकान पे आता है। और वो कविता देखती है कि ये अपने पति का दोस्त है। इसके लिए कविता भी उससे बहुत बातें करती है और आदित्य भी उस बात पे ध्यान नहीं देता। कुछ दिन बाद आदित्य कलेक्शन के लिए जाता है और कविता दुकान पर रहती है। उसी वक्त कमलेश दुकान पे आता है और कमलेश कविता को यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है। और बातों बातों में कविता को पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सा फ़ोन है। तो कविता बोलती है कि मेरे पास बटन वाला कीपैड का फ़ोन है। तो कमलेश हंसने लगता है और उसे बोलता है कि स्मार्ट जमाना चल रहा है और अभी तक तुम कीपैड वाला फ़ोन यूज कर रही है। तो कविता को वो बोलता है कि मेरे पास एक स्मार्टफोन है, वो तुम यूज करो। तो कविता तो पहले तो मना करती है, लेकिन उसकी जिद करने के बाद कविता ले लेती है। और कविता को व्हाट्सअप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना सब कुछ सिखा देता है। अब आदित्य और कमलेश की फ्रेंडशिप इतनी बढ़ चुकी थी तो आदित्य भी उस बात को नज़रअंदाज कर देता है। और कमलेश और कविता की बातें चालू हो जाती है। एक दिन कमलेश उसको कविता के फ़ोन पर एक अश्लील वीडियो भेज देता है। और जब कविता अकेली दुकान में रहती है तो कमलेश दुकान पर आके बोलता है कि भाभी सॉरी, मैंने आपको गलती से एक अश्लील वीडियो भेज दिया, कहीं आपने देख तो नहीं लिया। तो कविता बोलती है मैंने ये पूरा वीडियो देखा है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, आपको सॉरी बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं। तब कमलेश समझ जाता है कि कविता की तरफ से भी हाँ है और उनका हवस का खेल चालू हो जाता है। जब जब आदित्य दुकान के बाहर कामों से बाहर जाता था तो ये दोनों मिलके रंगरेलियां मनाते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते तो आजू बाजू लोगों को सब इनके बारे में पता होता है। अब कुछ दिन के बाद आदित्य के कान पर भी ये बातें सब चली जाती है और आदित्य को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। इसके लिए वो सच्चाई जानने के लिए कविता को बोलता है कि मैं दुकान के कामों से और कलेक्शन करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम दुकान का अच्छे से ध्यान रखना, हो सकता है मुझे आने में ज़्यादा लेट हो जाएगा। लेकिन कविता को कहाँ पता था कि आदित्य के मन में और ही कुछ चल रहा था। कविता काफ़ी खुश हो जाती है और कमलेश को कॉल करके बोलती है कि तुम जल्दी आ जाना, आज आदित्य को आने में काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे ही कमलेश दुकान पहुंच जाता है, कविता दुकान का सेटर गिरा देती है और अपनी रास लीला चालू कर देती है। थोड़े टाइम के बाद आदित्य जब सेटर खोलता है और सामने जो दिखता है वो नज़ारा देखकर आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। उसकी खुद की बीवी किसी और के साथ ये सब कर रही थी। वो देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी को भला बोला बोलना चालू करता है। वो देखकर कमलेश उसे बोलता है कि तू कविता को कुछ भी मत बोल, अगर तू कविता को कुछ भी बोलेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू जानता है ना मेरी जान पहचान कितनी है, कोई मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ऐसा बोलकर कमलेश वहां से चला जाता है। आदित्य ये सब देखकर काफी उदास हो जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी उसको बोलती है कि मुझे कमलेश ने धमकी दी थी कि अगर तुम मेरे साथ ये सब नहीं करोगी तो मैं आदित्य को जान से मार दूंगा। मैंने ये सब जो भी किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया। लेकिन आदित्य को ये सब मंजूर नहीं था, इसलिए उसने डोंबिवली शहर छोड़ने का फैसला लेता है और कुछ ही दिनों में अपनी दुकान और घर बेचकर वो अहमदाबाद शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिनों के बाद अहमदाबाद पहुंचकर एक फ्लैट ले लेता है और साथ ही में घर के पास ही एक होटल चालू करता है। होटल का बिजनेस उसका अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए अहमदाबाद से आदित्य जयपुर शिफ्ट हो जाता है और एक सोसाइटी में घर लेता है। उस सोसाइटी के थोड़े अंतर के बाद दूरी में एक सर्विस सेंटर चालू करता है। वहाँ गाड़ियाँ धुलाई का काम होता है। अब आदित्य की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। अब वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आदित्य एक दिन कविता का मोबाइल चेक करता है। जब वो मोबाइल में गैलरी खोलता है तो वहाँ पे कमलेश और कविता के फ़ोटो से पूरी गैलरी भरी हुई रहती और वो सारे फ़ोटो जयपुर के ही थे। अब आदित्य समझ जाता है कि कमलेश जयपुर तक पहुंच चुका है। और जब वो कविता का चैट हिस्ट्री चेक करता है तो उनकी चैट देखकर आदित्य काफी गुस्सा होता है और कविता को मारना और पीटना चालू करता है। अब उन लोग में काफी झगड़े चालू होते हैं। अभी कविता कमलेश का पीछा छोड़ना नहीं चाहती थी। जब कविता ने कमलेश को बताया कि आदित्य को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो अभी हमें कभी नहीं मिलने देगा, तो कविता कमलेश को बोलती है कि तुम कुछ करो। तो कमलेश बोलता है कि अभी आदित्य को रास्ते से हटाने में ही अपनी भलाई है। अगर हमें साथ में रहना है तो आदित्य को हटाना पड़ेगा। इसीलिए कमलेश 13 लाख की सुपारी दो हत्यारों को देता है, जिसमें वो हत्यारे जो थे वो मुंबई के थे। हत्यारे को जब 13 लाख की सुपारी दी जाती है और उसके साथ ही में आदित्य की सोसाइटी का एड्रेस भी दिया जाता है। अब हत्यारे मुंबई से जयपुर पहुंचते हैं और जयपुर में उसकी सोसाइटी के बाहर एक दिन उसका इंतजार करते हैं और उनको मौका मिल जाता है। जब आदित्य सोसाइटी के बाहर निकलता है तो दो हत्यारे आदित्य के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। आदित्य को दो गोलियां लग जाती है। कैसे भी आदित्य बचते बचाते एक दुकान के अंदर घुस जाते हैं और वहां से वो फरार हो जाते हैं। अब आदित्य को पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और पुलिस घटनास्थल पर दाखिल हो जाती है। अब पुलिस को भी जहाँ जहाँ वो हत्यारे रुके थे उस जगह का पता चल जाता है और पुलिस वहाँ पे पहुँचते। वहाँ पे उनको हत्यारे तो नहीं मिलते, लेकिन हत्यारे का नंबर जरूर मिल जाता है। उस नंबर को लोकेशन ट्रैक पर डाला जाता है और वो हत्यारों का पता करने के लिए पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। उनकी जब कॉल हिस्ट्री चेक की जाती है तो जब वो हत्यारे मुंबई से निकले थे तो एक ही नंबर पर बार बार कॉल कर रहे थे और जब उस नंबर का पता कराया तो वो नंबर कमलेश शिंदे के नाम पर रजिस्टर था। अब जयपुर पुलिस की एक टीम कमलेश शिंदे को गिरफ्तार करने के लिए डोंबिवली पहुंचती है और उसको उसके घर से ही गिरफ्तार किया जाता है और थोड़े दिनों के बाद वो दो हत्यारों को भी गिरफ्तार किया जाता है और ये पूरा मामला सामने आ जाता है। देखिए दोस्तों, हवस में लोग इतने भी अंधे होते हैं कि उनको किसी की भी जान की परवाह नहीं रहती। उनको हवस के आगे कुछ भी नहीं दिखता है। अगर कविता ने अपनी भावनाओं पे कंट्रोल किया होता तो आज उनका हंसता खेलता परिवार सही सलामत रहता था। आज आदित्य की जान जाती जाती बच गई थी। अब दोनों कमलेश कविता दोनों सलाखों के पीछे है। इसी तरह के सत्य घटना के लिए जुड़े रहे हमसे और इसी तरह के वीडियोस के लिए भाव की बात इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।